काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। क्या कहा है? लोकमाता। ये मैं एबेसैदे में छोटे छोटे प्रश्न बनाऊंगा बीच में से। अभी तो आपके याद है क्योंकि अभी तो पढ़ रहे हैं, और 2-4 दिन बाद में अगला पाठ शुरू हो जाएगा, और 5-7 दिन बाद में जब टेस्ट लूँगा तब मैं ऐसे छोटे प्रश्न दूंगा तो याद नहीं आएगा। इसलिए पढ़ते समय गौर से पढ़ा करो, और जो विशेष शब्द हैं, विशेष बातें हैं, विशेष लाइन है, उसको थोड़ा अंडरलाइन कर लिया करो। तो लोकमाता किसने कहा है नदियों को? काका कालेलकर ने। मैं लिखूंगा नदियों को लोकमाता किसने कहा है? एक में ए में दे दूंगा नागार्जुन ने, 2 में लिख दूंगा कालिदास ने, 3 लिख दूंगा काका कालेलकर ने, 4 लिख दूंगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको छांटना पड़ेगा। बता दियो। हाँ, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या अर्थ है? ये बात वापस लेकर वहीं पर ले आया जो शुरुआत में इसने हिमालय की बेटियां का है। पाठ का नाम भी हिमालय की बेटियां है। तो कह रहा है कि जो बड़े बड़े लेखक है नदियों को माता कह लेते हैं तो माता कभी बेटी तो होगी। तो मैंने शुरू में अगर हिमालय की बेटी कह दिया तो क्या गलत कह दिया? तो बेटी संज्ञा जो दी है, बेटी नाम जो दिया है नदियों को, वो ठीक ही दिया है, यूँ कहना चाह रहा है वो लेखक है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें, व्यक्त करें, महसूस करें तो कैसे रहेगा? ममता का एक और भी धागा है जिसे हम उसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई, मतलब कोई प्रेमिका के रूप में दिखाता है, कोई माँ के रूप में दिखाता है, तो क्या गलत किया मैंने? नदियों को बेटी कह के दिखा दिया। और कोई बहन कहकर दिखाए तो क्या उसमें हर्ज है ना? रिश्ते तो हैं, भावनाएं तो है, किसी के साथ भी भावनाएं जोड़कर व्यक्त की जा सकती है। भावनाएं किन्हीं भी शब्दों में व्यक्त की जा सकती है। थोलिंग, ये क्या है? तिब्बत की एक बात है, ठीक है। मन उचट गया, मतलब उदास हो गया, बेचैन हो गया, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठा था। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने, प्रगतिशील यानी बहते जल ने, नदी का जल बहता रहता है, तालाब का जल एक जगह टिका रहता है, तो कह रहा है प्रगतिशील जल ने असर डाला, मतलब पैरों को छुआ, ठंडा ठंडा लगा, तन और मन ताज़ा हो गया। थकान हुई थी है ना, चल करके जाते हैं और बाद में ठंडे पानी से पैर धोते हैं तो एक बार यूँ ठंडक सी लगती है पूरे शरीर में, है ना, आनंद सा आता है। तब मन और ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। लेखक है, कौन कह रहा है? उसकी बात कह रहा है, थोलिंग की। तो ये लेखक उसकी बात यहाँ उल्लेखित करके कह रहा है कि मन गुनगुनाने लगा। क्या गुनगुनाने लगा? हाँ, गुनगुनाने क्या लगा? ये वाली बातें। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी। नटी होती है जो खेल दिखाते हैं, नट जो खेल दिखाते हैं, प्रकृति रूपी नटी, प्रकृति को ही नर्तकी के रूप में बता दिया। चित्रित पट पर अनुपम अनोखा अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ये कुछ पंक्तियाँ गीत रूप में जोड़ी है। तो इन पंक्तियों में क्या समझ में आ रहा है कि नदियों को बहन कह करके अपनापन दिखाया गया है, प्रेम भाव दिखाया गया है। तो लेखक कह रहा है कि मैंने भी, कई कवियों ने बहन रूप में चित्रित किया है, कई ने माता रूप में। तो अगर मैंने हिमालय की बेटियां कह दिया तो क्या गलत किया? हमें नदियों के प्रति प्रेम ही तो दिखाना है। बहन रूप में दिखा दो, माँ रूप में दिखा दो, ये अपने तो दिखाने के तरीके हैं। तो ये पाठ पूरा हुआ। अब इसके प्रश्न उत्तर देखो। पहला प्रश्न है, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ यानी भारतीय संस्कृति में काफ़ी पुरानी है। वेदों पुराणों में भी नदियों को पूज्य माना गया है। लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देख रहा है? लेखक नागार्जुन कहते हैं कि माता रूप में तो वर्णन होता ही है, लेकिन मैंने इसको बहन मतलब बेटी रूप में कह दिया तो कोई गलत नहीं है। ये एक तरह से नदियों के प्रति श्रद्धा, प्रेम भाव प्रकट करने का ये एक तरीका है। और कई कवि
तो माता के साथ साथ बहन रूप में भी चित्रित करते हैं, तो यहाँ माँ बहन और बेटी रूप में चित्रित कर दिया गया है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता है, ये पहले आया था ना अभी शुरुआत में, इनकी विशेषता क्या है, इसी में आगे लिखा पड़ा है, आपके याद है तो, कि ये महानदी नहीं है बल्कि हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर के दो महानदियाँ बन गई। पेज नंबर 5 पर बीच में से, समझाई बात है। तो ये आपको उत्तर के रूप में लिख के लाना है। तीसरा प्रश्न देखो, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? नदियाँ हमें पानी पिलाती है और पानी एक तरह से जीवन होता है, पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। जैसे माँ हमें दूध पिलाती है, अगर माँ का दूध बच्चे को नहीं मिलेगा तो बच्चा कुपोषित हो जाएगा, है ना, जीवन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए माता कहा है नदियों को माँ के काम से तुलना करते हुए। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? ये तीसरा कर लोगे? हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? तो इसमें आपको बताना है कि जब लेखक हिमालय की यात्रा पर था तो उन्हें सबसे ज़्यादा जो आकर्षित कर पाई, लुभा पाई, वो है नदियाँ। तो उन्होंने नदियों की बहुत ही प्रशंसा की है और उनकी प्रशंसा में शुरुआत उन्होंने नदियों को हिमालय की बेटियाँ कहकर संबोधित किया है और उन्हीं के स्वरूप को आगे विस्तार देते हुए माता बहन रूप में अपने तो दिखाने की बात भी लेखक ने यहाँ जोड़ी है। अच्छा और सुनो, इसके साथ ही उन्होंने खुद हिमालय की भी प्रशंसा की है। हिमालय को बताया है कहीं बर्फ़ की चोटियाँ हैं तो कहीं नंग धड़ंग हिमालय दिखाई देता है, तो कहीं जली हुई घास की पहाड़ियाँ दिखाई देती है, कहीं हरी भरी घास की पहाड़ियाँ दिखाई देती है। और साथ में उसने वहाँ आसपास के जो पेड़ हैं उन पेड़ों की प्रशंसा की है ना, और पेड़ों के नाम बताए हैं, देवदार, चीड़, सेरो, चिनास, वेदा, केला, ये जंगल बताए हैं और कल कल बहती नदियों की सुंदरता बताई है। ये ठीक है। दूसरा प्रश्न है, गोपाल सिंह नेपाली की कविता है हिमालय और हम, और रामदास सिंह दिनकर की कविता है हिमालय, और जयशंकर प्रसाद की कविता है हिमालय के आंगन में। ये पढ़िए और उनमें और इनमें अंतर देखना है, ठीक है। तो कल इनमें से 1-2 किताबें पुस्तकालय में मिलेगी, वो आपको दूंगा, घर पर पढ़ कर आना। इसमें जो बातें वो तो मैंने पढ़ाई थी, उनमें जो बातें वो पढ़ कर आना, कितना आप समझ पाओगे फिर कल चर्चा करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना के आधार पर आपको कुछ पूछा जा रहा है, वो बताना। लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कह दिया। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, बेटी, माँ या बहन, क्या कहना चाहेंगे बताओ? माता। नदियों को माता कहना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्यों? क्योंकि वो हमें जीवन देती है, समझ गए। माँ भी जीवन देती है तो नदियाँ भी क्या है, कैसे देती है जीवन है? हमें पानी देती है, पानी के बिना हम मर जाएंगे। और सुनो, पानी के बिना पशु पक्षी मर जाएंगे। और सुनो, पानी के बिना भूमि सूखी रह जाएगी। और सुनो, पानी से फसल पैदा होती है ना, तो माता कहेंगे। इसमें एक बात और जोड़ दी साथ में, वो देखो, कह रहा है कि नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से काम कर सकोगे आप बताओ। नदियों की सुरक्षा के लिए एक तो नदियों में आप मरे हुए जानवरों को नहीं डालेंगे। कई मूर्ख लोग होते हैं, मरे हुए जानवरों को नदियों में पानी में फेंक देते हैं। एक तो पानी को गंदा नहीं करेंगे और नदी तालाबों में पशुओं को नहीं जाने देंगे, गंदगी नहीं करने देंगे, है ना, पानी को स्वच्छ बनाए रखेंगे। अगला प्रश्न है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा करो। नदियों से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं? अभी थोड़ा तो मैंने बताया, कुछ आप दिमाग लगाओ। और आप दिमाग क्या लगाओ, घर पर बैठकर सोच करके नदियों के क्या क्या लाभ हो सकते हैं, कोई लाभ है या लाभ नहीं है, फ़ायदा है कि नहीं, आप लिख कर लाना।
5-7 लाइनें लिख के लाना, और कल मैं चेक करूँगा आप क्या लिखते हो, आपकी भावनाएं क्या है, आपकी समझ कितनी बड़ी है, तो कल लिख कर लाओगे ये। एक प्रश्न हो रहा है लास्ट, देखो भाषा की बात। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाता है। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो किसी की तुलना करके समझा देते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है ना। यहाँ एक उदाहरण देखो, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती है। प्रतीत मतलब मालूम होती है, एक संभ्रांत महिला की भांति। ये किसको बताया? नदियों को, क्योंकि नदियों को वैसे तो समझा नहीं पाएंगे उसका स्वरूप, तो इसने औरत के स्वभाव से तुलना करके बताया है। तो इससे क्या होता है, नदियों का जो वास्तविक स्वभाव होता है वो महसूस करने का अवसर मिल जाता है तुलना करने से, ठीक है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अब सुनो, अगर वो सीधा ही कहे कि मैं नदी में डुबकी लगा करके तैरता था तो इससे हमारी भावना जागेगी नहीं। तो लेखक क्या करता है, किसी दूसरी चीज़ से तुलना कर लेता है तो वो स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। कैसे? वो नहाने की बात सीधी नहीं करेगा, यूँ कहेगा कि जैसे मैं नानी, मौसी, मामी की गोदी में खेलता था तो अब मैं नदी की गोद में खेल रहा हूँ। तो वो तुलना करने से हमारे समझ में आ जाएगा कि पानी की गोद में खेलना क्या होता है, समझ गए। और फिर वो माता का स्वरूप भी समझ में आ जाएगा कि नदी को माता क्यों कहे, क्योंकि इसकी गोद में लेखक खेला है ना। अब आगे देखो, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में ऐसे कई प्रयोग किए हैं। मतलब है जो निर्जीव चीज़ है उसकी कोई सजीव चीज़ से तुलना कर देते हैं तो उस निर्जीव चीज़ में सजीवता आ जाती है। इस चीज़ को बताया है। कैसे? लाइन देखो, परंतु इस बार मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और ही रूप में वो नदियाँ सामने आई। हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो हिमालय को सजीव बना दिया। हिमालय के कंधा होता है कि आदमी के होता है? आदमी के होता है। और हिमालय को बता दिया तो हिमालय में क्या आ गई? सजीवता। ये वर्णन करने की एक शैली है, वर्णन करने का एक तरीका है, बात कहने का एक अंदाज है, ठीक है ना। सीधे शब्दों में कोई बात कहेगा तो सीधे शब्दों में कोई कविता लिखेगा या कोई कहानी लिखेगा तो इतनी रुचिकर नहीं होगी। इसलिए लेखक लोग अपनी बात में नयापन ला देते हैं। नयापन कैसे ला सकते हैं? लोकोक्ति मुहावरों से ला सकते हैं। मैंने कल ही बताया था, है ना, कि आपके आने से हमारी पार्टी की शोभा बढ़ गई। यूँ ना कहो तो यूँ कह दो, आपके आने से हमारी पार्टी में 4 चांद लग गए। तो नए शब्द लाओगे तो भाषा में सजीवता आ जाएगी, रोचकता आ जाएगी, नवीनता आ जाएगी, आकर्षण बढ़ जाएगा। तो ये कवि लोग ऐसा करते हैं ताकि वो रचना रुचि के साथ लोग पढ़ें। सीधी शब्दावली को लोग रुचि से नहीं पढ़ते, इसलिए ये परिवर्तन करते हैं। कोई लोकोक्ति लाता है, कोई मुहावरे बीच में लाता है, कोई अलंकार लाता है, कोई शब्द शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो ये नयापन आता है। ये थोड़ा थोड़ा मैंने जिक्र कर दिया। नयापन क्या है? 10वीं 12वीं में जाओगे तो इसी नएपन को बोलते हैं लाक्षणिक शब्दावली। जब 9वीं 10वीं में कोई टीचर पढ़ाएंगे तो आपके याद आएगा कि लाक्षणिक शब्दावली तो हमारा सुना हुआ है। जो चीज़ कभी पहले थोड़ी बहुत सुनी होती है तो वो बाद में समझने में सहायता पहुंचाती है, इसलिए इन चीज़ों का जिक्र किया है। समझ में आई बात? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। अब माता तो अपनी जो जन्म देने वाली वही होती है, लेकिन नदियों को कह दिया तो एक नयापन हो गया। नदियों को माता कह दिया तो वर्णन करने में एक नयापन आ गया, इससे भाषा रोचक बन जाती है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, ध्यान से देखो। विशेषण और विशेष्य लिखा हुआ दिख रहा है क्या? तो संभ्रांत महिला, महिला ऐसे मिलाना है इनको। चंचल नदियाँ, नदियाँ, समतल आंगन, आंगन, घना जंगल, जंगल, मूसलधार वर्षा। वेरी गुड। तो अब देखो इनको दोनों को मिला देंगे ना तो उन संज्ञा शब्दों से पहले जो आते हैं ना वो विशेषण होते हैं। तो अगर मैंने कह दिया घना जंगल है तो जंगल तो नाम है, संज्ञा शब्द है, और घना कहते ही विशेषण हो गया ये।
तो इधर जो वाले शब्द है वो सारे विशेषण है। अगर मैं कह दूं चंचल नदियां, तो नदियां तो नाम है, संज्ञा है, और चंचल क्या बन गया? चंचल नदियां, चंचल हो गया विशेषण। ठीक है, इस तरह से समतल मैदान, समतल आंगन, तो समतल क्या है? विशेषण। ठीक है, अब देखो, अच्छा एक प्रश्न ऐसे ही बना रहा हूं मैं, जैसे इसने लिख दिया आंगन, अब आपको विशेषण जोड़ना है पहले, तो समतल आंगन, समझ गए? ऐसे ही आपको मैं एक शब्द देता हूं, उसके पहले विशेषण जोड़ना। ठीक है, जोड़ोगे? छत, इसके पहले कोई शब्द जोड़ो जो विशेषता दिखा दे। छत, समतल छत। ठीक है, और नई छत, पुरानी छत, बड़ी सी छत, कच्ची छत, पक्की छत। तो ये विशेषण शब्द आ रहे कि नहीं आ रहे? अच्छा, गाय एक शब्द है, उसके पहले एक शब्द जोड़ते हैं विशेषण, जोड़ के दिखाओ। गाय के पहले सफेद गाय, अरे ये कोई रस्सी है क्या? लंबी गाय, गाय तो गाय। आप सुनो, अमेरिकन गाय, देसी गाय, राठी गाय, कौन सी? ठंडी, ठंडी। अच्छा, अब मैं एक एक से पूछूंगा, एक संज्ञा शब्द दूंगा, उनसे पहले कम से कम 3 या 2-3 विशेषण जोड़ने हैं। खड़ा हो। आदमी एक शब्द है, संज्ञा शब्द है, इससे पहले कुछ जोड़ जो इसकी विशेषता दिखाई, विशेषण शब्द जोड़। ज्यादा आदमी, ये अरे सुनो सुनो, ये जो आप घर पर बोलते हो ना, ज्यादा आदमी, ये घर वाले शब्द नहीं बोलने। मोटा यूं कह दो, दोबारा बोल। मोटा आदमी और दुबला आदमी, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, ईमानदार आदमी, काला आदमी, गोरा आदमी, बेईमान आदमी। मैंने 3 ही कहा था। बैठ, अब तू खड़ा हो। इनको सुनना है, बीच में नहीं बोलना। बस्ता संज्ञा शब्द है, इसके पहले कोई विशेषण जोड़ के दिखा। ये बस्ता बड़ा है, ये बस्ता बड़ा है, वाक्य नहीं बनाना, इसके पहले एक शब्द जोड़ना है बस्ता से पहले। यहाँ वो चौका है, सफेद बस्ता, काला बस्ता, खड़ा रहे पीछे। फूल, गुलाबी फूल, और सुंदर फूल, बुरो फूल हो है, बड़ा फूल, आकर्षक फूल। अच्छा, अब खड़ा हो। पंखा, इसके विशेषण जोड़। सफेद पंखा, काला पंखा, छोटा पंखा, नया पंखा, पुराना पंखा है, खेतान पंखा। बैठ। देसी पंखा। घास, इसके पहले संज्ञा जोड़, नहीं विशेषण जोड़। हरा घास नहीं, हरी घास। घास पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? घास उग, हाँ स्त्रीलिंग। घास उग गई या घास उग गया? हाँ उग गई। अब घास के पहले वो विशेषण जोड़। हरी घास। हाँ अब सुनो, अय अब आगे एक समास वाला प्रश्न बचा है, वो कभी समास विस्तार से समझाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है? अब हम जा रहे हैं।